हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल फिशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का, वो है प्रिज्म। प्रिज्म आपका फिर से 5 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आ गया। 5 मार्कर में आ गया तो आपका 3 मार्कर डेरिवेशन, 2 मार्कर न्यूमेरिकल, या फिर 5 मार्कर में आपके पास आया तो आपके पास आ सकता है 2 मार्कर में आपके पास डेरिवेशन है या ग्राफ, और 3 मार्कर में कंटिन्यूटी में एक डेरिवेशन। आप देखना, आपने जो इसके लिए यूज करना है प्रिज्म के लिए, वो प्रिज्म के लिए आप चल रहे हो, वो आपका प्रिंसिपल काम करता है डिस्पर्जन के ऊपर। डिस्पर्जन जो है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट भेजते हो तो आपने नोटिस करा होगा कि वो 7 कलर में क्या कर जाता है, आपका ब्रेक कर जाता है। प्रिज्म की डेरिवेशन करते टाइम सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। डायग्राम में देखना आपने पहले क्या करने है, अपने लिए एक ट्राइंगल बनाओ। डायग्राम को जितना नीट एंड क्लीन बनाओ उतना अच्छा है। आपके पास ट्राइंगल का नेम दिया आपने ए बी सी। अब ए जो इसमें हो गया वो हो गया हमारा प्रिज्म एंगल। बी, अब यहां से देखो आपने क्या करा, ए बी वाले फेस पे आपने लाइट को भेजा। ये आपका इंसिडेंट रे है। यहां पे आपने अपना नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये ए बी फेस के लिए आपका नॉर्मल आ गया। यहां से आपने क्या कर दिया, अपना दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये आपका ए सी फेस के लिए नॉर्मल हो गया। अब लाइट आपका यहां से इंसिडेंट हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और पहुंच गया आपके फेस एसी पे। आपके फेस एसी पे लाइट पहुंचा और यहां से लाइट को आप क्या कर दो, इमर्ज आउट करवा दो। ये आपका लाइट इमर्ज आउट कर रहा है। अब आपने डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस ये दिखाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जिस एंगल से आपका लाइट इंसिडेंट कर रहा है। अब इंसिडेंट एंगल आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। इमर्जेंट रे हो गया जो आपको बाहर मिल रहा है, वो किसके बीच में बनेगा, आपका दूसरे नॉर्मल और इमर्जिंग रे के बीच में, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब आपने क्या करा, पहला सरफेस जो है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आपका R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आ जाओ आप किस पे, दूसरे फेस पे एसी वाले पे। यहां पे ये वाला आपका हो गया R2। R2 जो है वो सेकेंड फेस के लिए एज अ इंसिडेंट काम कर रहा है आपका। अब आप क्या करोगे, इसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है कि कितने एंगल से लाइट डेविएट कर गया। आप डेविएट करने का कैसे निकालोगे कि भाई आपने इंसिडेंट कराया और जो बाहर निकल रहा है उन दोनों रे के बीच में कितना एंगल बनना है, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। आपने इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। यहां से आपने क्या करा, दूसरा रे ड्रॉ करा। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। डेल्टा आपको फाइंड आउट करना है। डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप देखना यहां पे नाम नेमिंग कर दो आप, पी क्यू, ये हो गया आपका आर, ये आपका हो गया एस। पी क्यू आर एस, आपको ये डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए अब आप नोटिस करो, डेल्टा जो है वो ट्राइंगल पी एस आर में, ट्राइंगल पी एस आर में डेल्टा आपका एक्सटीरियर एंगल है। डेल्टा आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस एंगल का नाम दे देते हम एक्स, इस एंगल का नाम दे देते हम वाई। अब आपने क्या करा, ट्राइंगल लिया आपने, ट्राइंगल पी एस आर। पी एस आर में आपने कहा कि आपका डेल्टा जो हो गया वो हो गया आपका एक्स प्लस वाई। डेल्टा हो गया आपका एक्स प्लस वाई। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो मेरे पास 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम करा मैंने, एक्स प्लस वाई। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप नोटिस करो, एक्स और R1 का सम आपके आई के इक्वल होगा। रीजन क्या है उसके लिए कि एक्स प्लस R1 आई से वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं आपके पास। तो आपने क्या कहा कि आपका एंगल आई इज इक्वल टू एक्स प्लस R1 हो गया आपके पास। I इज इक्वल टू एक्स प्लस R1, आई आपका वर्टिकली अपोजिट है इन दोनों के सम से। अब आपने क्या करा, यहां से x की वैल्यू निकालो तो x आ गया आपके पास I माइनस R1, ये आपका x आ गया। अब y निकालने के लिए आप नोटिस करो, इधर आ जाओ इस वाले फेस पे। तो आपने क्या देखा, y प्लस R2, y प्लस R2 आपका किसके इक्वल है, E के। E और y प्लस R2 वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल हो गए। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास E इज इक्वल टू y प्लस R2 आ गया। मैंने यहां से क्या कर लिया, y की वैल्यू निकाली, तो मेरे y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, E माइनस R2, E माइनस R2 आ गया। अब आपने क्या कर दिया, आपके पास x और y दोनों पता लग गए, x की वैल्यू और
y की वैल्यू दोनों आपने इसमें इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया? अब देखो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है आपके पास? i माइनस R1 प्लस में e माइनस R2। अब इन दोनों में से, अब देखो इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले सकते हो R1 और R2 में से, तो डेल्टा जो आपके पास आ गया वो आ गया i प्लस e माइनस R1 प्लस R2। अब आपको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, वो देखो कैसे निकाल रहा हूं। अब देखो R1 R2 आपका कहां लाई कर रहा है? ये रहा R1 और ये रहा आपका R2। अब ट्राइंगल PQR को नोटिस करो, ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR में आप ये कह सकते हो कि एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? ट्राइंगल की सम एंगल प्रॉपर्टी, कि भाई आप अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल। अब आपने क्या कर लिया? आपने क्वाड्रिलेटरल लेना है, ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है प्रॉपर्टी? अगर आप वैसे नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल देखोगे तो उनके चारों एंगल का सम 360 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? आपके दोनों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री। तो आप देखो ये साइक्लिक कैसे बना। आप P को देखो, P वाली जो लाइन जो पास हो रही है वो नॉर्मल है। अब आपका ये मान लो ये AB फेस है, यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये पॉइंट P है, तो आप देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। सिमिलरली आप R को देखो तो R भी 90 डिग्री बनाएगा। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। तो आप ये कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल APQR में आपके पास जो आएगा उसमें आप ये कह सकते हो कि एंगल A प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके पीछे रीजन क्या है? कि हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है। अब आप देखो इक्वेशन, इस वाले को, इक्वेशन और 1 और 2 को अगर आप इक्वेट कर दो, 1 और 2 को अगर आप इक्वेट कर दो तो आप क्या नोटिस करोगे कि आप फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप कह दो तो आपके पास क्या आता है? R1 प्लस R2 प्लस Q इज इक्वल टू A प्लस Q। आप Q से Q को कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास क्या आ गया? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो R1 प्लस R2 का सम जो हुआ वो A के इक्वल, तो मैं यहां रिप्लेस कर दूं इसे, तो मेरे पास डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो इसकी वैल्यू आपने यहां पुट कर देनी है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A वाली वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? I प्लस E माइनस में A। ये आपको ना कई बार न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है आपके लिए। ये डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है लेकिन ये न्यूमेरिकल में आपका फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में मार्क करा है। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A में। अब आपने क्या करा? देखो आपको I और E की वैल्यू निकालनी है। I और E की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो? देखो ये आपका एयर है तो μ1 हो गया, ये आपका ग्लास में जा रहा है प्रिज्म के अंदर, इसे μ2 ले लो, ये वापस आपका μ1 हो गया। μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 ग्लास का, फिर μ1 एयर का। अब आपका लाइट कहां से कहां जा रहा है? μ1 से μ2। कहां से कहां जा रहा है? μ1 से μ2। तो आपने क्या कर दिया? देखो अगर स्नेल्स लॉ से आप चलो तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आप क्या कहते हो कि लाइट जिस मीडियम में जा रहा है, 1 से आ रहा है 2 में जा रहा है फेस AB के लिए, तो आप क्या कहोगे? μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R1, साइन I बाय साइन R1, साइन I बाय साइन R1। अब आपने क्या कहा कि मेरा अगर एंगल बहुत स्मॉल हो गया, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर एंगल्स आर वेरी स्मॉल है तो मैं क्या कह सकता हूं? साइन I अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू I, साइन I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू I, और साइन R जो होगा दैट इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R1। अब आप क्या करो? रीजन क्या दोगे इसके लिए कि आपका एंगल्स क्या है? वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये आपने इसका रीजन दे दिया। अब आप क्या कहोगे कि भाई आपका एंगल बहुत स्मॉल है तो आपने I को, साइन I को I से रिप्लेस करा, साइन R1 को R1 से रिप्लेस कर दो। अब जैसे आप रिप्लेस करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे? μ2 बाय μ1 को मैं म्यू लिख सकता हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दैट इज इक्वल टू होता है μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1, और इसे आप क्या बोल सकते हो? I बाय R1।
तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि आई इज इक्वल टू हो गया म्यू इनटू में R1। आई की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू इनटू में R1। अब आप पेपर में तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि सिमिलरली आपने क्या कह दिया कि सिमिलरली मेरा E इज इक्वल टू म्यू R2 हो जाएगा। ये आप पेपर में आप डायरेक्टली लिख सकते हो एग्जाम के टाइम पे कि आप डायरेक्टली ये लिख दो कि E इज इक्वल टू में म्यू R2 है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आ कैसे रहा। आप देखो हमारा दूसरा सरफेस जो है वो AC, जहां पे E और R2 है, तो हमें पता है कि भाई R2 जो है वो दूसरे फेस के लिए इंसिडेंट एंगल है और इमर्जेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल है। जो E हमारा इमर्जेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल है और लाइट जा कहां से कहा रहा है μ2 से μ1। तो मैं आपके लिए साइड में कर दे रहा हूं, ये आपने एग्जाम में नहीं लिख रहा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में लिख के दे रहा हूं। आपने क्या कहा, देखो आपने ये कहा कि आपका लाइट जा रहा है μ2 से μ1, तो ऊपर आ जाएगा μ1 स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। जिसमें लाइट जा रहा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिसमें से आ रहा है उसका नीचे। तो आपने μ1 बाय μ2 कह दिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन R2 बाय साइन E, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड फेज का और इमर्जेंस वाला जो हो गया वो रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया। अब फिर से अगर आपका म्यू लिखो तो आपके पास μ1 बाय μ2 जो हो गया वो आपके पास देखो क्या आ जाता है R2 अपॉन में E। रीजन क्या दिया, एंगल बहुत स्मॉल है। हमें पता है कि भैया जो म्यू है वो तो आपका होता है μ2 बाय μ1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप इसका उल्टा करो तो ये क्या बन जाएगा E बाय R2। तो आप यहां से लिख सकते हो ना E इज इक्वल टू में म्यू R2। लेकिन ये आपका जो मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है ये पेपर में आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन में आपको शो करने की जरूरत नहीं है। आपकी क्लियरिटी के लिए कि मैं कैसे ला रहा हूं इसलिए मैंने यहां पे दिखा दिया आपको। अब आपने I और E की वैल्यू दोनों निकाल ली है, अब इस I और E की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया म्यू R1 प्लस में म्यू R2 माइनस में A। आपने ये इक्वेशन जो 3 है, इस इक्वेशन 3 में आपने 4 और 5 की वैल्यू पुट कर दी है। 4 और 5 की वैल्यू पुट कर दी, आपने यहां पे लिख देना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इन 3 आपने पहले पुट कर दिया। अब देखो इन दोनों में से आप म्यू कॉमन निकाल सकते हो तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। अब R1 प्लस R2 मुझे पता है कि किसके इक्वल है A के। R1 प्लस R2 मेरे किसके इक्वल है A के। मैं यहां पुट कर दूंगा कि मेरा R1 प्लस R2 A के इक्वल है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है आपके पास देखना म्यू A माइनस ए। ये मैं पता लग गया था डेरिवेशन में कि R1 प्लस R2 A के इक्वल है, तो आपने A कॉमन लिया, डेल्टा इज इक्वल टू आ गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये आपने डिराइव करा यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन। आप प्रिज्म कर रहे हो लेकिन ये प्रिज्म में आपने क्या डिराइव करा है एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट मेरा कितने एंगल से डेविएट कर गया है, इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल के बीच का एंगल। कि भैया इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या आ गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। आपने यहां पे डेल्टा फाइंड आउट करा। ये डेरिवेशन में पूरी अभी नहीं हुई। अगर सिर्फ मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आया इतना तो ये 3 मार्कर में आएगा। इसी में अगर मेरे पास एक और टर्म आ गया क्या प्रिज्म फॉर्मूला। अगर मुझे प्रिज्म फॉर्मूला निकालने के लिए आया तो सबसे सिंपल चीज है। आप प्रिज्म फॉर्मूला के लिए क्या कर रहे हो वो देखना। आपने प्रिज्म फॉर्मूला के लिए आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे भी और डेरिवेशन के टाइम पे भी एक चीज ध्यान रखना है। अगर आपके न्यूमेरिकल में जब तक टर्म यूज नहीं होता मिनिमम डेविएशन तब तक आप प्रिज्म फॉर्मूला लगा नहीं सकते। टर्म स्पेसिफिक है कि मिनिमम डेविएशन यूज हो जाए या फिर आपका क्या यूज हो जाए कि जो ये रे है आपका जो प्रिज्म के अंदर रे देख रहे हो ना पीआर वाला रे, ये बीसी से क्या हो जाए पैरेलल। अगर ये टर्म यूज हो गया दोनों ही तो आपका कंडीशन बनता है मिनिमम डेविएशन का। अगर मिनिमम डेविएशन हो गया आपको यहीं पे आप देखना जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला। अब प्रिज्म फॉर्मूला के लिए आपको कंडीशन क्या देंगे कि मिनिमम डेविएशन होना चाहिए। मिनिमम डेविएशन जब तक नहीं होगा आप ये फॉर्मूला लगाओगे ही नहीं। मिनिमम डेविएशन है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस और आपका R1 और R2 भी क्या है इक्वल है। अगर मिनिमम डेविएशन है तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आप बोल दोगे R।
अब देखो आपने क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा था ना ब्रैकेट में जितने भी फॉर्मूले हैं जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं न्यूमेरिकल में और इवन डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे कि आपका R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के। R1 प्लस R2 A के इक्वल है, तो R1 को भी आप क्या लिख सकते हो R, R2 को भी क्या लिख सकते हो R, तो R प्लस R इज इक्वल टू A हो गया। तो R प्लस R को आप क्या लिख सकते हो 2R, तो आपने क्या लिख दिया यहां पे 2R, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास A बाय 2, R इज इक्वल टू आ गया आपके पास A बाय 2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें देखो यहां पे हमने यहां पे डिराइव करा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस में, मुझे पता है I और E दोनों इक्वल है मिनिमम डेविएशन कंडीशन में, तो मैं E की जगह भी I लिख देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I माइनस ए। मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस ए, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखना आप 2I इज इक्वल टू लिख सकते हो डेल्टा प्लस ए, मैं ए को उठा के इधर ले आया तो डेल्टा प्लस ए। अब इसी को आप लिखो I के फॉर्म में, तो I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाय 2, ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ पता है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो म्यू होता है आपका, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन I बाय साइन R होता है, साइन I बाय साइन R। आपके पास देखो R की वैल्यू नोन है, ये रही आपकी R की वैल्यू, ये देखो आपके पास I की वैल्यू भी नोन हो गई। अब आप R और I की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो आपके पास म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन डेल्टा प्लस A बाय 2 अपॉन में साइन A बाय 2, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इससे। और ये वाला फॉर्मूला अगर आपने अपने डेरिवेशन के बाद आपने कहा नोटिस करा होगा प्रैक्टिकल्स में भी, आपने प्रैक्टिकल्स में जब प्रिज्म का प्रैक्टिकल करा होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा और इसी के रिलेटेड आपने ग्राफ भी बनाया होगा एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। अब ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास पूरा डेरिवेशन ये पूरा यहां से यहां तक प्लस ग्राफ आया तो 5 मार्कर है, सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 3 मार्कर है, सिर्फ न्यूमेरिकल आ गया इसके ऊपर 3 मार्कर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कई बार हो सकता है आपको सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन निकालने को दे 3 मार्कर का, 2 मार्कर का प्लस में न्यूमेरिकल दे दे, लेकिन अगर पूरा ये डेरिवेशन प्लस ग्राफ दिया तो ये जो आपका होगा वो होगा 5 मार्कर क्वेश्चन। ग्राफ में आपका यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और एक्स एक्सिस पे रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हमने बताया। अब आप अगर अपने प्रैक्टिकल को याद करो तो आपके पास ना वहां पे आपको डायग्राम बनवाते होंगे, तो आपके टीचर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनवाते होंगे 30, 35, 40, 45, 50 तक ले जाते होंगे, 55, 60 तक 5-6 डायग्राम बनाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन उसमें आपने कंडीशन देखी होगी कि आपका ग्राफ बनता है यू शेप। यू शेप बनने में क्या हुआ कि पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, फिर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करेगा। जिस पॉइंट से मेरा एंगल ऑफ डेविएशन, जिस पॉइंट के बाद मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना चालू कर देता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मिनिमम डेविएशन। उसी पॉइंट को आप क्या कह रहे होगे, मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम। होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप फिर भी एक बार टॉपिक को देख लो, आपको अच्छे से टॉपिक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।